मतलब कि अथवा रेडियो वेडियो बजाओ के तो चाह लाना ईयरफोन बिना ना बजी, वो लगी तब बजी, तो इससे रहल पड़। अरे वो हमारे में ना लगी, हमारे मोबाइल में हेडफोन ना लगी ना, तो का तो वही रखे घर में। नहीं। हम्म, 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 हम्म। ठीक है चलो। हाँ हाँ, बाद में हम बता। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए देखिए, रघ जी, मुस्कान जी, अंकित, रोहित कुमार, अंतिमा चौरसिया, गुड इवनिंग सभी को। देखिए हम लोग पढ़े थे, लेंस के लिए सूत्र पढ़े थे उस दिन, कि लेंस के लिए सूत्र क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, आज हम लोग क्या देखेंगे। आ, चलिए देखिए, शिवम पटेल। चलिए देखिए, हम उस दिन जो हम लोग देखे थे, वो हम लोग क्या देखे थे कि लेंस के लिए फार्मूला देखे थे जब दोनों तरफ एक ही माध्यम हो। देखिए उस दिन का हमारा क्या था कि इधर भी एयर था, इधर भी एयर था, तो इसका हम लोग अपवर्तनांक n मान लिए थे, इसका अपवर्तनांक n माने थे, और इसका भी 1 माने थे। n1 का मान 1 था और इसका मान n था, ये मानकर हम लोग किए थे। तो अब हम लोगों को देखिए जो करना है, अब हम लोग देखेंगे जब दोनों तरफ अलग अलग माध्यम हो। देखिए हम लोग देखेंगे लेंस के लेंस के लिए मेकर सूत्र, सूत्र जब दोनों तरफ अलग अलग माध्यम है। देखिए अब हम देखेंगे लेंस के लिए, शिवानी जी, ये यूपी बोर्ड का भी चल रहा है, यूपी बोर्ड के लिए अलग से आपको नहीं, ये यूपी बोर्ड सभी बोर्ड में काम देगा, एनसीईआरटी बुक चल रहा है। अब देखिए हमको ये देखना है कि जैसे एक लेंस है उत्तल लेंस, अब इसके देखिए इधर का मात्रक क्या है, n1 है, और यहाँ का मात्रक n2 है, और यहाँ का मात्रक क्या है, n3 है। जब हम लोग उस दिन पढ़े थे पिछले क्लास में, तो ये दोनों एक था, दोनों तरफ वायु भरा था, और इसका जो अपवर्तनांक है 1 होता था, और ये बीच में लेंस का अपवर्तनांक हम n माने थे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जब अलग अलग अपवर्तनांक हो, माध्यम हो, मतलब पहले माध्यम n1 हो, फिर कांच का अपवर्तनांक n2 हो, और उसके बाद क्या है, n हो। तो इसके लिए देखिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए देखिए सूत्र होता है n3/f बराबर, आप लोग नोट कर लेंगे केवल फार्मूला इसका, n2 माइनस n1, और इधर ब्रैकेट में हम कर देंगे अपान, ये आ जाएगा
R2 माइनस में क्या करेंगे हम, N2 माइनस N3 अपान R2। ये फार्मूला आ जाएगा। देखिए जब दोनों तरफ अलग अलग रहेंगे माध्यम तब। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। मनोज जी नमस्ते। देखिए तो देखिए हम लोग पढ़े थे जब दोनों तरफ वायु हो अपवर्तनांक 1 हो तब के लिए पढ़े थे उस दिन। अब आज है कि यदि दोनों तरफ, जैसे एक तरफ हम जल भर दे एक तरफ वायु, दोनों तरफ का अपवर्तनांक अलग अलग हो, मतलब N1 हो और N3 हो, अपवर्तनांक अलग अलग हो, तब के लिए ये सूत्र होता है। ये देख लीजिए। अगला देखिए टॉपिक, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। देखिए संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी क्या होती है। देखिए आपका ये है, एक यहां पे रख दिया गया लेंस, L1 है और ये L2 है। सर इस चैप्टर से कितना नंबर है? इस पूरे चैप्टर से 40 नंबर आता है, 14 नंबर का आता है। देखिए जिसमें आपको दर्पण पढ़ना था, लेंस चल रहा है और प्रिज्म पढ़ना है, मानव नेत्र। इन चारों टॉपिक से मिलाकर आपका 14 नंबर का आएगा। 5 मिनट हुआ है आदर्श सिंह जी, देख लीजिए। गुड इवनिंग। चलिए देखिए, तो देखिए हमको यहाँ पे है माना दो उत्तल लेंस L1 और L2 परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। यदि इनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हो तथा तुल्य फोकस दूरी F हो तो। देखिए आपका क्या दे दिया है, देखिए कि माना दो उत्तल लेंस हैं L1 और L2 हैं, दो लेंस हैं परस्पर संपर्क में आपस में सटाकर रख दिए गए हैं। यदि पहले लेंस की फोकस दूरी F1 है तथा दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2 है और इनका तुल्य फोकस दूरी, मतलब जो दोनों को जोड़ने पर, दोनों लेंस को जोड़ने पर जो फोकस दूरी बनेगी वो क्या है, F है। तब देखिए 1/F बराबर 1/F1
+1/f2। ये देखिए ये फार्मूला बनेगा हमारा, ये आ जाएगा। तो ये देखिए फार्मूला है, जब दो लेंस को हम संपर्क में कराकर रखते हैं तो उनकी तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, ये है। क्लास 4 बजे चल रहा है, 4:05 से। तो ये देखिए आ गया हमारा, दो लेंसों को संपर्क में कराकर रखने से उनकी फोकस दूरी कितनी होगी। ये भी देखिए आपका ये इंपॉर्टेंट है, समतुल्य फोकस दूरी। इसका डेरिवेशन आपको क्लास के बाद जब दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जब तो जितने डेरिवेशन है 2-3 सब करा दिए जाएंगे फिर से। डेरिवेशन सौरभ जी जब आपको क्लास ओवर होने के बाद आपको दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताए जाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितने डेरिवेशन है, यही लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब डेरिवेशन करवा दिए जाएंगे। हाँ, सूत्र से लगेगा न्यूमेरिकल। चलिए देखिए अगला, देखिए टॉपिक क्या है हमारा, रेखीय आवर्धन है। ये हम लोग पढ़े थे दर्पण में भी और यहां भी पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। लेंस में भी पढ़ना है, दर्पण में भी पढ़े थे। देखिए हम तो रेखीय आवर्धन, तो देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है। देखिए लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए किसी लेंस द्वारा, ये चैप्टर देखिए अभी 1-2 दिन और लगेंगे। इस चैप्टर में देखिए आपका जितेंद्र सागर जी लॉन्ग आपके ये चैप्टर है, इसमें आपको दर्पण पढ़ना था, लेंस पढ़ रहे हैं, इसके बाद प्रिज्म आएगा, प्रिज्म के बाद मानव नेत्र आएगा, उसके बाद प्रकाशिक यंत्र। ये इतने टॉपिक एक ही आपके हैं लेसन में। फर्स्ट लेसन में आपके प्रकाशिकी में आपका दर्पण है, परावर्तन, अपवर्तन, उसके बाद प्रिज्म पढ़ना है, फिर मानव नेत्र पढ़ना है, फिर दृष्टि दोष पढ़ना है, उसके बाद आपका आ जाएगा प्रकाशिक यंत्र। ये सभी एक ही चैप्टर में है, तो सबको एक साथ क्लियर करना है। 2 दिन और लगेंगे। आपका लेंस आज खत्म हो जाएगा, फिर प्रिज्म और मानव नेत्र कल खत्म हो जाएंगे। चलिए तो देखिए लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, और स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। इसे यम से व्यक्त करते हैं, तो देखिए यम बराबर आ जाएगा हमारा I/O, और इसी के बराबर होता है V/U भी, जहां I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई,
और ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या है? वस्तु की दूरी। देखिए ये आपका है, ये चैप्टर 14 नंबर का है आलम अख्तर जी। तो पढ़िए ना कहाँ, ये चैप्टर देखिए 14 नंबर का है और इसमें आपके आएंगे, अब परावर्तन पढ़ लिए, अपवर्तन ये आज खत्म हो जा रहा है, उसके बाद आपका प्रिज्म है, फिर मानव नेत्र है। इतने में से आपके टोटल 14 नंबर के आएंगे इस चैप्टर में एग्जाम से, इस चैप्टर में से। तो ये देखिए हम क्या पढ़े थे, रेखीय आवर्धन हमारा क्या था? लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से व्यक्त करते हैं। यम बराबर आई बटा हो गया, आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब और वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे इसका सिंह जी, ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत, एक दिन पूरा केवल क्वेश्चन का ही क्लास चलेगा। जब जब चैप्टर कंप्लीट होंगे, ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर इसका एक दिन केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा, फिर दूसरा चैप्टर चलेगा। तो ये देखिए आ गया हमारा रेखीय आवर्धन। अब हम देखिए क्या देखेंगे? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता देखिए क्या है? कैपेसिटी। चलिए देखिए, हाँ यूपी बोर्ड में भी 14 नंबर का आएगा नंदी जी इस चैप्टर से। चलिए देखिए, लेंस की क्षमता है तो देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है हमारी, देखिए लेंस, ये देखिए ये पहले इंपॉर्टेंट है आपका लेंस की क्षमता। लेंस के फोकस दूरी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। जबकि फोकस दूरी मीटर में हो, मीटर में हो। देखिए लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को 1/, फोकस दूरी कर देंगे, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, जबकि फोकस दूरी किस में हो? मीटर में हो, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक डायोप्टर होता है। तो देखिए लेंस की क्षमता P बराबर कितना आ जाएगा? फोकस दूरी का हमें व्युत्क्रम करना है, उसका उल्टा करना है, 1/f आ जाएगा। वो भी ये f किस में रहेगा? मीटर में, मीटर में ये रहना चाहिए। और इसके बाद इसका मात्रक क्या है? डायोप्टर।
डायोप्टर को हम डी से दिखाते हैं, डायोप्टर। तो देखिए लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। इसे पी से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। देखिए लेंस की क्षमता है, तो देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब फोकस दूरी का उल्टा कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? लेंस की क्षमता कहलाएगा, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। जब फोकस दूरी किस में हो? मीटर में हो। जब फोकस दूरी मीटर में होती है तब उसके उल्टे को, व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे हम पी से व्यक्त करते हैं। तो लेंस की क्षमता पी बराबर कितना हो गया? 1/f। फोकस दूरी का उल्टा कर दिए, जब फोकस दूरी किस में हो? मीटर में हो। सेमी में होगा तो देखिए क्या आ जाएगा, देखिए P बराबर, देखिए सेमी में रहेगा तो 1/f। अब सेमी में रहेगा तो इसे 100 में कर देंगे, भाग दे देंगे सेमी। अब ये 100 कहाँ जाएगा? ऊपर 100/f आ जाएगा। अब ये सेमी में रहेगा, जब सेमी में रहेगा तो 100/f कर देंगे, 100/f। डायोप्टर कहते हैं, डायोप्टर, जितेंद्र सागर जी, डायरेक्टर। हाँ, न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा। चैप्टर अब कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपके एक क्लास चलेंगे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जिसमें आपको वह विकल्पी और सभी जितने फार्मूले हैं सभी फार्मूले से 2-3 करके आपके न्यूमेरिकल और कुछ डेरिवेशन करवाए जाएंगे। तो ये देखिए ये हो गया हमारा लेंस की क्षमता। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा हमारा? लेंस का, हाँ एग्जाम में परिभाषा पूछेगा। जैसे परिभाषा फोकस का पूछ सकता है, फोकस दूरी का, या तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, या क्वेश्चन दे देगा कि लेंस के क्षमता से आप क्या समझते हैं। हाँ डायोप्टर किसे, डायोप्टर क्षमता के मात्रक को कहते हैं। देखिए इसका मात्रक डायोप्टर होता है, जो इसका यूनिट होता है पी का मात्रक जो होता है, इसके मात्रक को क्या कहते हैं? डायोप्टर कहते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग देखिए अगला क्या देखेंगे हम। देखिए अगला हमारा टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म क्या होता है? देखिए चैप्टर नंबर 1 है, विकास शुक्ला जी, चैप्टर नंबर 1। उपदेश यादव कमेंट से ज्यादा ध्यान दीजिए पढ़ने पर। कमेंट में रहेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे और पागल हो जाएंगे। फिर कमेंट छोड़ करके ध्यान दीजिए पढ़ने पर। देखिए प्रिज्म क्या होता है? देखिए हम प्रिज्म, देखिए प्रिज्म आपका ऐसे होता है, कांच का बना होता है, त्रिभुज के आकार का, ऐसे ये इस टाइप का होता है। इसमें एक और फलक होते हैं, टोटल 3 फलक होते हैं, लेकिन हमें अनिकेत प्रिज्म है। देखिए ये क्या है? हमारा प्रिज्म है। अब प्रिज्म में देखिए एक
तल से प्रकाश आता है और दूसरे से बाहर निकलेगा, एक से आएगा दूसरे से बाहर निकलेगा, मतलब हमें जरूरत कितने की है, 2 की है। इसमें 2 तल होते हैं और दोनों तल किसी कोण पर झुके होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो 2 समतल परंतु असमांतर, देखिए दोनों तल एकदम सीधे हैं, समतल हैं लेकिन समांतर नहीं है, किसी कोण पर झुके मतलब समांतर नहीं है, असमांतर है। 2 समतल परंतु असमांतर पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। 2 समतल परंतु असमांतर पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। तो देखिए इसका हम लोग लिख लेंगे, परिभाषा क्या होगा, 2 समतल परंतु असमांतर पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म कहलाता है। देखिए 2 समतल परंतु असमांतर पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। इसमें आप परावर्तन पढ़ चुके हैं, अपवर्तन पढ़ रहे हैं, अपवर्तन लेंस पे हम लोग पढ़ चुके, अब प्रिज्म पे पढ़ेंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोनों पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा क्या है कि 2 समतल परंतु असमांतर पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। मतलब 2 पृष्ठ रहेंगे, दोनों सीधे सीधे रहेंगे, समतल में रहेंगे, एक सीध में रहेंगे, लेकिन दोनों के बीच समांतर नहीं होंगे, वो किसी कोण पर झुके होंगे। जब 2 समतल पृष्ठ ऐसे किसी कोण पर झुक जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। और देखिए ये आपका गया पी क्यू आर, इसके 2 पृष्ठ है, एक है पी क्यू है और एक क्या है, पी आर है, और दोनों के बीच ये जो कोण बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण। देखिए प्रिज्म में क्या है, 2 तल हैं, प्रिज्म में देखिए 2 तल होते हैं और दोनों तल क्या होते हैं, समतल होते हैं लेकिन असमांतर। अमन कुमार 1 शॉट वीडियो नहीं होता है का। देखिए दोनों तल क्या होते हैं, असमांतर होते हैं लेकिन समतल, एक सीध में होते हैं, सरल रेखीय होते हैं लेकिन असमांतर मतलब होता है किसी कोण पर झुके होते हैं, इनके बीच कोई कोण बनता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। और इनके दोनों तलों के बीच जो कोण बनता है इस कोण को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण। हाँ परिभाषा पूछता है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि प्रिज्म से आप क्या समझते हैं, तो प्रिज्म से क्या समझते हैं, या फिर क्वेश्चन इसी को दे दिया जाए कि प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म क्या होता है, तो आप वही परिभाषा ही लिखेंगे ना, प्रिज्म क्या होता है, परिभाषा ही लिखेंगे। तो ये देखिए ये हो गया हमारा प्रिज्म। अब देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन,
प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, भुजा से घिरे नहीं कर सकते हैं, हाँ दो भुजा से घिरे पारदर्शी माध्यम को बोल सकते हैं सूरज पासवान जी। दो भुजा से घिरे पारदर्शी। डेरिवेशन आपको बताया गया कि अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाना ही है, उसमें क्वेश्चन जो बनाए गए हैं आपके उसमें डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल है, तो आपको जब डेरिवेशन वहां करवाना है, यहाँ आप अभी फार्मूला समझिए, वहां डेरिवेशन कर लीजिए आगे। अभी जब आपका चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत आपका कराया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, मतलब प्रिज्म द्वारा प्रकाश कैसे अपवर्तित होगा। तो देखिए हम देखेंगे ये एक क्या रहेगा हमारा प्रिज्म है, देखिए पी क्यू आर, ये देखिए ये क्या है हमारा एक प्रिज्म है पी क्यू आर, ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यदि एक प्रकाश किरण ए है, ये बिंदु बी पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो अभिलंब ये क्या रहेगा हमारा, ये अभिलंब रहेगा, ये कोण क्या होगा आई रहेगा, ये क्या रहेगा हमारा आपतन कोण। तो ये देखिए ये हमारा क्या है वायु है, और ये क्या है हमारा प्रिज्म के अंदर ये कांच रहेगा हमारा, ये क्या रहेगा हमारा कांच रहेगा, प्रिज्म आपका कांच का ही बनेगा, और फिर ये क्या रहेगा वायु रहेगा। अब देखिए जब प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है, जब प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है तो इसको जाना चाहिए देखिए इस दिशा में, लेकिन ये क्या होगा अभिलंब, ये जो अभिलंब है अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ऐसे चला जाएगा सी दिशा में। देखिए जब प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है तो ये जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन हम पढ़े वायु क्या है हमारा विरल माध्यम है और कांच क्या है सघन माध्यम। जब वायु से कांच में प्रकाश जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, झुक कर चलने लगेगा, और फिर देखिए यहां पर जो अभिलंब बनेगा वो अभिलंब क्या रहेगा हमारा ये रहेगा। तो देखिए प्रकाश यहाँ पे ये कोण आर रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा आर डैश। देखिए प्रकाश यहाँ पे क्या होगा जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन जब प्रकाश कांच से वायु में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटके चला जाएगा। हाँ बिहार बोर्ड में भी पूछेगा गोलू गोल जी, ठीक है। देखिए पहले हमने क्या देखा, जब प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है तो जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गया, झुक कर चलने लगा, और जब फिर ये कांच से बाहर वायु में जाएगा तो जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन अभिलंब से और दूर हट जाएगा, ऐसे दूर हटकर चलने लगेगा। देखिए इसमें देखिए क्या है आपका ए बी आपतित किरण है, और सी डी क्या है अपवर्तित किरण है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए, देखिए रिवाइज कर रहे हैं इसको, एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए ये आपका पी क्यू आर एक प्रिज्म है जिसके पृष्ठ पी क्यू पर एक प्रकाश किरण ए बिंदु बी पर आपतित होती है। जब ये प्रिज्म के अंदर जाएगी तो अंदर कांच है, वायु बाहर है, अंदर कांच है, तो वायु विरल माध्यम है और कांच क्या है सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण वायु से अंदर कांच में जा रहा है तो अभिलंब की ओर क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा और बी सी दिशा में चला जाएगा। लेकिन जब दूसरे तल पी आर से ये बाहर वायु में निकलेगा, मतलब दोबारा जब प्रकाश कांच से दोबारा वायु में निकल रहा है तो इस बार अभिलंब से क्या होगा दूर हटके चला जाएगा। ये आपका आपतित किरण है और ये क्या है बाहर निकलने वाला अपवर्तित किरण, या बोल सकते हैं उसको निर्गत किरण। इसको देखिए हम एक और नाम भी दे सकते हैं,
निर्गत किरण मतलब बाहर निकलने वाली किरण, ठीक है। निर्गत किरण, अब देखिए आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के असमांतर हैं। जब दोनों को हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच ये जो कोण बनेगा इसको हम कहते हैं डेल। तो ये डेल क्या है हमारा, देखिए विचलन कोण है। विचलन कोण का मतलब होता है कि प्रकाश कितना कोण विचलित हुआ है। पहले देखिए प्रकाश जा रहा था इस दिशा में और इतना कोण विचलित होकर इस दिशा में जाने लगा। देखिए प्रकाश जा रहा था ऐसे इस दिशा में, लेकिन जितना कोण घूम के ऐसे जाने लगा तो उसको घूमने में जितना कोण लगा वही क्या कहलाता है, विचलन कोण। ए बी आपका प्रकाश जा रहा था, ये जाता तो इस दिशा में जाता, लेकिन ये जाने लगा इस दिशा में, तो कितना कोण ये घूम गया, मतलब अपने प्रारंभिक अवस्था से जितना कोण घूम जाता है वही क्या कहलाता है, विचलन कोण। तो इसको हम जब फिगर बना के बस ये लिखेंगे कि एक प्रकाश किरण ए बिंदु बी पर आपतित होती है और अविलंब की ओर झुककर बीसी दिशा में चली जाती है। फिर जब ये प्रिज्म से बाहर निकलती है वायु में तो अविलंब से दूर हटकर सीडी दिशा में चली जाती है। ए बी और सी डी के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण। इसे हम डेल दिखाते हैं, डेल, ठीक है, विचलन कोण। अब देखिए इसी प्रकाश के अपवर्तन पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप बिहार के हो या एमपी के हो या फिर आप यूपी के हो, किसी भी बोर्ड से हो, आपके बोर्ड एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन पूछता है। और वो क्वेश्चन क्या है, देखिए बार बार पूछा जाता है आपसे, वो क्वेश्चन है आपका अल्पतम विचलन कोण। विचलन कोण या इसी को हम बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। देखिए अल्पतम विचलन कोण या इसी को हम बोलते हैं डेल विचलन कोण होता है राजू राठौर जी। जितना कोण प्रकाश पहले किधर जा रहा था फिर अपवर्तन के बाद घूम जाता है, तो जितना कोण घूम जाता है वही क्या कहलाता है, हमारा वही कहलाता है। देखिए विचलन कोण आपका ये होता है, प्रकाश जा रहा था इस दिशा में, जाने लगा इस दिशा में। देखिए पहले प्रकाश ऐसे ऊपर की ओर जा रहा था और यहां से इस दिशा में जाने लगा, तो जितना कोण ये घुमा, इधर जा रहा था, जितने कोण पर नीचे की ओर घूम गया, ऐसे जितने कोण पर घूम गया वही क्या कहलाता है, हमारा डेल कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। अब देखिए अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, देखिए ये देखिए ये हमारा क्या है, एक प्रिज्म है। देखिए ये इस दिशा में चला जाएगा, फिर यहां जाएगा तो इस दिशा में चला जाएगा, तो इनके बीच बने कोण को क्या कहते हैं, हम डेल कहते हैं, विचलन कोण। अब देखिए यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, सभी बोर्ड में पूछेगा सना जी, चाहे झारखंड बोर्ड हो या फिर आपका एमपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, सभी बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं पूछेगा तो इस पर एक क्वेश्चन पूछेगा, चाहे कोई भी बोर्ड हो, बताया ना, इस ये 2 नंबर में या तो पूछेगा, या तो ये आपका 2 मार्क्स में पूछेगा, या फिर इसी पर आपका न्यूमेरिकल पूछ देगा, इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल पूछेगा, या तो यही पूछ देगा, ठीक है। तो देखिए फिगर ये नहीं बनाना है, फिगर बस समझना है। देखिए इस फिगर में क्या है, यदि हम ये जो आपतन कोण आई का मान है, यदि हम आपतन कोण आई का मान बढ़ाते जाएंगे तो विचलन कोण का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। यदि हम आई का मान बढ़ाते जाएंगे तो डेल का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। मतलब जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता जाता है, लेकिन घटते घटते एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा कम से कम मान आता है कि उस मान के बाद विचलन कोण फिर से बढ़ने लगता है। मतलब जैसे हम आपतन कोण आई है देखिए और विचलन कोण है, इसको हम क्या रख दिए, 30 रख दिए, तो ये कितना बनेगा, 50 अंश का बनेगा। फिर इसको हम 40 रखेंगे तो ये कितना बनेगा, 45 अंश।
फिर इसको हम 50 रखेंगे तो ये कितना बनेगा, 40 अंश बनेगा। फिर इसको हम 60 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, फिर से आ जाएगा 46 से 43 अंश। मतलब हम आई का मान बढ़ाते हैं तो डेल का मान, विचलन कोण, विचलन कोण का मान घटता जाता है, लेकिन घटते घटते एक मान के बाद फिर से क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ध्यान से देखिए, जब हम आई का मान, प्रिज्म चल रहा है, प्रकाश के अपवर्तन में प्रिज्म टॉपिक चल रहा है, प्रिज्म चालू हुआ है। देखिए जब हम आई का मान, आपतन कोण आई का मान बढ़ाते हैं तब डेल का मान घटता जाता है, लेकिन घटते घटते एक निश्चित मान के बाद फिर से बढ़ने लगता है। तो इस निश्चित और न्यूनतम मान को हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, घटेगा। देखिए जब हम ये मान यहां बढ़ा देंगे तो प्रकाश यहां जाएगा, तब ये थोड़ा सा केवल विक्षेपित होगा तो इसका मान घट जाएगा, और घटाएंगे तो ये और ऊपर जाने लगेगा, तो डेल का मान घटता जाएगा। जैसे जैसे बढ़ाएंगे घटता जाएगा, लेकिन एक निश्चित मान के बाद फिर से वो बढ़ने लगता है। तो वो जो सबसे छोटा मान होता है, निश्चित मान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। तो देखिए पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपका। जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता जाता है, घटता जाता है, लेकिन एक न्यूनतम मान के बाद विचलन कोण बढ़ने लगता है। इस न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इस न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। देखिए वो आपका अनिकेत जी, वो जो मान होता है वो आपका कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि जो कांच है उसका अपवर्तनांक कितना है, मतलब जो प्रिज्म बना है उसके अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है, और जो प्रिज्म कोण बनता है कितने कोण पर, जो दोनों जो हमारे तल हैं झुके हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितना मान आएगा। तो देखिए इसे डेल एम से व्यक्त करते हैं। इसे डेल एम से व्यक्त करते हैं। ये आ गया देखिए हमारा, इसे डेल एम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता जाता है। जब हम आपतन कोण आई का मान बढ़ाते जाएंगे तो जो डेल है, विचलन कोण है, वो मान क्या होता है, घटता जाता है, घटता जाता है। लेकिन एक निश्चित ऐसा छोटा छोटा मान आता है जो डिपेंड करता है कि
जो हमारा प्रिज्म है उसके बीच कितने अंश का कोण है और उसका पदार्थ कैसा है, तो वो प्रिज्म पे डिपेंड करता है। तो उस एक न्यूनतम मान के आने के बाद फिर से वो मान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो ये जो सबसे छोटा मान होता है, न्यूनतम मान होता है, हाँ एग्जाम में ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देख लीजिए। एग्जाम में देखिए अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे, देखिए ये देखिए आपका आई है, आपतन कोण, और ये देखिए आपका क्या है, डेल है, विचलन कोण। देखिए अब जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो देखिए जब आई का मान बहुत कम रहेगा तो ये बहुत अधिक रहेगा ऐसे यहाँ पर। तो जैसे जैसे हम इसका मान बढ़ाते यहाँ जाएंगे तो ये घट के यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ करेंगे तो ये घट के यहाँ आ जाएगा। मतलब इसका मान हम घटाएंगे तो ये ऐसे घटते घटते आएगा ऐसे, फिर एक मान के बाद फिर से बढ़ने लगेगा। तो ये जो सबसे छोटा मान रहेगा आई का, ये जो मान आएगा आई का यहाँ पे जो रहेगा, यही क्या कहलाएगा हमारा, डेल एम कहलाएगा, न्यूनतम विचलन कोण। देखिए हम जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं विचलन कोण का मान घट रहा है, लेकिन घटते घटते एक निश्चित मान के बाद फिर से बढ़ने लगेगा। तो ये जो सबसे छोटा मान होता है, न्यूनतम मान होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डेल एम, न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण ये कहते हैं। देखिए एग्जाम में आपसे जैसे पूछेगा कि किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण से आप क्या समझते हैं, या तो पूछ देगा कि किसी प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। देखिए इसका देखिए यही परिभाषा है कि जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता जाता है। देखिए जब हम आपतन कोण आई का मान देखिए यहाँ था बहुत कम है, लगभग में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 ऐसे। जब हम आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं, 1 से 2 कर रहे हैं, 2 से 3, 3 से 4, तो विचलन कोण का मान घट रहा है, 10 से 9, 9 से 8 ऐसे घट रहा है। लेकिन घटते घटते एक ऐसा मान आएगा कि उस मान के बाद फिर से ये बढ़ने लगेगा। तो ये जो सबसे छोटा मान है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण। पहले वाला डायग्राम नहीं बनाना है शीतल जी, वो जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। तो आपका देखिए ये हो गया विचलन कोण। अब हम देखेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। देखिए प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, ये देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन ये अपना, क्योंकि ये देखिए ध्यान से समझ लीजिए, आपका इस चैप्टर से प्रिज्म से जो भी न्यूमेरिकल पूछेगा केवल यही एक फार्मूला है इसमें। विचलन कोण आपका होता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच बने कोण को विचलन करते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच, देखिए आपतन कोण आपका है और अपवर्तन कोण देखिए यहाँ पे है आपका, देखिए ये आपतन कोण है और ये क्या है, अपवर्तन कोण। दोनों के बीच में जो कोण बना है, दोनों के बीच में, यही क्या कहलाएगा, हमारा विचलन कोण कहलाता है। तो देखिए ये आपके इस प्रिज्म से अगर कोई न्यूमेरिकल पूछेगा तो वो केवल यही जो आपका फार्मूला आ रहा है, इसी फार्मूले से केवल पूछेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये सभी के लिए, क्योंकि पूरे प्रिज्म के
टॉपिक से अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए केवल यही एक फार्मूला है। देखिए प्रिज्म के अपवर्तनांक का देखिए सूत्र क्या है, n बराबर साइन a प्लस डेल m अपान 2 अपान साइन a अपान 2। यही देखिए पूरा फार्मूला है प्रिज्म के अपवर्तनांक का। इसको हम लोग डेरिवेशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनाया गया, इसको आपको वहां पे किया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 है आपका। तो चलिए देखिए, जहां ए क्या है हमारा, प्रिज्म कोण है, और डेलियम क्या है, ये देखिए ये है हमारा न्यूनतम विचलन कोण। विचलन कोण, और यन क्या है हमारा, अपवर्तनांक है। देखिए ये है हमारा, देखिए ए क्या है, प्रिज्म कोण है, और डेलियम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है, यन क्या है, अपवर्तनांक है। ये हमारा देखिए प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रिज्म से संबंधित अगर एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आएंगे तो केवल इसी फार्मूले पर आएंगे। प्रिज्म से संबंधित केवल एक ही यही फार्मूला है प्रिज्म के अपवर्तनांक का। यूपी बोर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अदर बोर्ड वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिज्म में आपकी यही एक फार्मूले ही है। अगर क्वेश्चन कोई बनेगा तो इसी से केवल बनेगा, एक ही फार्मूला है, तो इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये हो गया हमारा प्रिज्म का अपवर्तनांक। अब देखिए, अब हम देखेंगे प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, या तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रिज्म द्वारा विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखिए वर्ण विक्षेपण मतलब, देखिए वर्ण मतलब होता है रंग, विक्षेपण मतलब फैलना। वर्ण मतलब रंग होता है, विक्षेपण मतलब, राजू राठौर जी आपके न्यूमेरिकल लगवाए जाएंगे, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे ना। तो देखिए वर्ण विक्षेपण मतलब रंग में विभेदित होना। देखिए सूर्य के प्रकाश को हम क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। जो सूर्य से प्रकाश किरण आती है उस प्रकाश किरण को हम कहते हैं श्वेत प्रकाश किरण। सूर्य का प्रकाश, देखिए सूर्य के प्रकाश को हम क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश किरण कहते हैं। तो जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, मतलब कोई प्रिज्म है उसमें से सूर्य का प्रकाश आकर गुजरता है, तो यह अलग अलग तरंग दैर्ध्य के 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। मतलब सूर्य का प्रकाश यदि प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश क्या होता है हमारा, सूर्य का प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो
अलग अलग तरंग दैर्ध्य, अलग अलग तरंग दैर्ध्य के 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण का क्रम विबग्योर है। देखिए वर्ण विक्षेपण का क्रम यही है, विबग्योर। ठीक है, ये क्या है, विबग्योर, ये वर्ण विक्षेपण का क्रम है। इसका मतलब देखिए भी से क्या होता है, वायलेट मतलब बैगनी, इंडिगो आपका नीला, ब्लू, उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। मतलब बैगनी जो कलर है इसका जो विक्षेपण होता है सबसे अधिक होता है, और जो लाल कलर होता है इसका विक्षेपण सबसे कम होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है या जाता है तो यह अलग अलग तरंग दैर्ध्य के 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं हम, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए वर्ण विक्षेपण जब आएगा तो कैसे आएगा, देखिए ये आपका मान लीजिए कि क्या है, एक प्रिज्म है, और जब इसमें से देखिए कोई श्वेत प्रकाश गुजरेगा, PQR आपका क्या है, प्रिज्म है। इसमें से कोई श्वेत प्रकाश जब गुजरेगा तो ये देखिए 7 भाग में विभाजित हो जाएगा। देखिए ये क्या होगा, ऐसे 7 भाग में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और इसके विभाजन का जो क्रम रहेगा वो देखिए क्या रहेगा, पहले बैगनी रहेगा, फिर इंडिगो रहेगा, फिर ब्लू, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, येलो, उसके बाद आपका आ जाएगा, देखिए ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इस क्रम में देखिए विभाजित आपका होता है विबग्योर क्रम में। फिजिक्स चल रहा है सोम कश्यप जी, आपको ये भी नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। हिंदी में देखिए होता है बैनी आ पी देखिए ये आपका होता है, सभी के जो हिंदी नाम है उसके पहले अक्षर से लिखते हैं। देखिए बैनी आह पी ना ला, देखिए बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, और ये पी से पीला, ना नारंगी, ला से लाल हो जाएगा।
मतलब बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लाल रंग का जो विक्षेपण होता है ये सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो आपका देखिए यही है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अलग अलग तरंगदैर्ध्य के 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण का जो क्रम है वो क्या है? आपका विबग्योर है। केवल क्रम देखिए, कभी कभी बहुविकल्पी में 1 नंबर में केवल यही क्रम भी पूछ देता है कि वर्ण विक्षेपण का क्रम बताइए, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। तो केवल आपको क्रम भी याद रहना चाहिए, 1 नंबर में केवल ये भी पूछ। चैप्टर नंबर 1 है, अभी पहला चैप्टर चल रहा है। अमन सर, पंकज सर आए हैं? पंकज सर हैं तो क्लास लेंगे वो, तो इसी को तो बढ़ा दे 2-4-10 मिनट, क्या करें? ठीक, चलिए देखिए ये आपका क्या है, हो गया वर्ण विक्षेपण। तो अब ये बताइए दरअसल हम आपके कमेंट का रिप्लाई करें या फिर ये पढ़ाएं? कंटिन्यू पढ़ाने पर भी आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा फिर भी आप कहेंगे कि सर पूरा नहीं पढ़ाएं। और अगर हम रिप्लाई दें आपके कमेंट का तो बताइए अब ये कब कंप्लीट होगा? ये भी तो कंप्लीट करवाना है। चलिए देखिए ये हो गया वर्ण विक्षेपण के। देखिए दैनिक जीवन में जैसे उपयोग सबसे बड़ा आप लोग देखते हैं इंद्रधनुष बनना। आपका इंद्रधनुष कैसे बनता है? सौरभ जी, आज पंकज सर नहीं है, गए हैं दवा लेने, इसलिए वो अपना क्लास अभी लेट लेंगे या तो कर लेंगे। अभी वो गए हैं दवा लेने हॉस्पिटल पे। गलत नहीं लिखा है, बैजनी नहीं होता है, केवल बै नहीं होता। एग्जाम में पूछेगा बैजनी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा आप लोगों का। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक उल्टा होता है, इंडिगो मीन्स आसमानी होता है, ब्लू मतलब नीला, लेकिन इसको यहाँ पर रखते हैं, इसको यहाँ पर। हिंदी में लिखते समय ये इंडिगो जो होता है आसमानी उसको बाद में रखते हैं और ये जो ब्लू नीला है इसको पहले रखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इंद्रधनुष कैसे बनता है, बताइए आप लोग। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण जल्दी से कमेंट करिए अब। बताइए जल्दी से, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? देखिए जब आप लोगों से पूछा जा रहा है इंद्रधनुष बनने का कारण बताइए, एक नंबर में क्वेश्चन, तो आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं? तब कमेंट नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कमेंट नहीं करेंगे। वैसे आप लोग भेजते रहेंगे 100-200 मैसेज। बारिश में बनता है तो किस कारण से बनता है? सचिन पातवा जी, वर्ण विक्षेपण सही है आपका। वर्ण विक्षेपण देखिए इंद्रधनुष बनता है आपका वर्ण विक्षेपण के कारण, क्योंकि उस समय आसमान में जो बारिश की बूंदें होती हैं, जल की बूंदें, जो जल की बूंदें होती हैं, यह भी एक पारदर्शी माध्यम है। जब इसमें से हो करके जब प्रिज्म गुजरता है, जब जल की बूंद में से होकर जब सूर्य का प्रकाश आता है तो इसमें से आएगा तो 7 रंग में विभाजित हो जाता है। वही 7 रंग हमको दिखाई देते हैं अलग अलग, जिसे हम क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, अपवर्तन नहीं। तो यही 7 रंग में विभाजित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये क्या है हमारा? इंद्रधनुष है। ठीक है,
इंद्रधनुष है। तो अब देखिए, अभी इस चैप्टर का जो प्रिज्म का है लास्ट टॉपिक देख लीजिए, प्रिज्म भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रिज्म का देखिए एक टॉपिक आपका बचा है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन देखिए क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन देखिए आपका ये होता है, बिना बारिश में नहीं बनता है सोम कश्यप जी। जब आसमान में आपके बादल होंगे या मौसम बारिश का बनेगा तभी इंद्रधनुष बनता है। जब बादल होंगे या तो ऐसे तभी देखते हैं बनता है। हाँ, प्रकीर्णन अलग है, वर्ण विक्षेपण अलग है। देखिए अमन कुमार जी, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन हमारा है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। माध्यम के कण किसी विशेष रंग के उसमें से उस श्वेत प्रकाश से कुछ विशेष रंगों को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और फिर अवशोषित करने के बाद उसे धीरे धीरे करके क्या करते हैं, बाहर निकालते रहते हैं। तो यही घटना क्या कहलाती है हमारी, प्रकाश का प्रकीर्णन। माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का क्या कर लेना, अवशोषण करके उन्हें भिन्न भिन्न दिशाओं में उत्सर्जित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। जैसे इसी में आता है क्वेश्चन की सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें आसमान या सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है, हाँ इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि जो आसमान में कण है, माध्यम में जो कण है, वो जब सूर्य का प्रकाश आता है तो माध्यम के कण उसमें से लाल रंग के प्रकाश को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और उसे आसमान में इधर उधर फैला देते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में उत्सर्जित कर देते हैं, जिससे हमें लाल रंग का दिखाई देता है, लाल कलर का। और जब देखते हैं कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है या हरा, ऐसे क्यों, या तो उसमें क्या होता है कि जब प्रकाश जल में से हो करके बाहर निकलता है तो जो जल के अणु है वो नीले और हरे रंग के प्रकाश को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और वो जल में ही इधर उधर विक्षेपित कर देते हैं, फैला देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे हमें जल कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। बारिश के मौसम में ही क्या होता है, हमारा जल की बूंद होते हैं, जल होते हैं या बादल होते हैं, और वो किसका कार्य करते हैं, पारदर्शी माध्यम का। पारदर्शी माध्यम मतलब प्रिज्म का कार्य करेगा। तो जब उस जल की बूंद में से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसलिए बनता है। हाँ एमपी बोर्ड में भी है। तो चलिए देखिए, माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश किरणों का अवशोषण करके अलग अलग दिशाओं में उत्सर्जित करना प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकीर्णन कहलाता है।
प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। देखिए हाँ, यही चैप्टर आगे तक पढ़ा दे रहे हैं। देखिए आप लोग, क्लास आधे घंटे और चलेगी, 20 मिनट। देखिए माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश किरणों का अवशोषण करके उसे अलग अलग दिशाओं में विक्षेपित करना या उत्सर्जित करना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखिए ये है, इसी पे देखिए लॉर्ड रेले रेले का प्रकीर्णन का नियम। देखिए लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन का, हाँ, तो इनका देखिए प्रकीर्णन का नियम क्या था? इनका नियम ये था देखिए कि किसी कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की जो क्षमता होती है, तीव्रता होती है, तीव्रता या क्षमता, वह उस प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। जबकि कण का आकार तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत कम हो। देखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जबकि कण का आकार तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो देखिए इसमें हम क्या लिख देंगे? जो तीव्रता आई है वो प्रोपोर्शनल टी 1/λ⁴। लैम्डा क्या है हमारा? हम जानते हैं लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। आई क्या है? तीव्रता। तो रेले के नियम के अनुसार इन्होंने अपने प्रयोग करके यह बताया कि किसी प्रकाश के जो प्रकीर्णन की तीव्रता है, हाँ भाई यूपी बोर्ड में भी पूछा जाता है राजू राठौर जी, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किसी प्रकाश के जो प्रकीर्णन की जो तीव्रता है आई, वो क्या होता है? तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि
जो कण है वह तरंग दैर्ध्य से बहुत छोटा हो, मतलब प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक हो और कण का मान बहुत छोटा हो, तब जो तीव्रता होगी वो तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये रैले का क्या है, नियम है, लॉर्ड रैले का नियम। देखिए ये हमारा प्रिज्म का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें हमने प्रिज्म पढ़ा, ध्यान से देख लीजिए, रिवाइज कर देते हैं एक बार। देखिए आज हमने देखिए क्या क्या पढ़ा। लेंस के लिए मेकर सूत्र पढ़ा, जब दोनों तरफ अलग अलग माध्यम हो। कल हम पढ़े थे जब दोनों तरफ वायु ही हो तब क्या रहेंगे। आई के बाद प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है, आई प्रोपोर्शनलिटी 1/λ का पावर 4 है, लैम्डा ये प्रोपोर्शनलिटी का अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। तो देखिए जब दोनों तरफ अलग अलग माध्यम है, एक तरफ कांच रख दो, जल रख दो, एक तरफ कोई और चीज रख दो, पारा या कुछ, माध्यम n1 है, n2 है, n3 है, तब ये फार्मूला होता है। कल हम पढ़े थे आगे का और पीछे का अपवर्तनांक एक था, तो उसके लिए यहाँ n-1 रखे थे, लेकिन यहाँ अलग अलग अपवर्तनांक है तो ये हो जाएगा। और अगला क्या है, देखिए संपर्क में रखे दो लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी, दो लेंस है उसको आपस में संपर्क करके रखा दिया गया, तो इनको जोड़ने पर इनकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए जोड़ने पर देखिए फोकस दूरी क्या होगी, माना दो उत्तर लेंस है, L1 है, L2 है, इनकी फोकस दूरियां क्रमशः क्या है, F1 F2 है। यदि इनको जोड़ने पर इनकी फोकस दूरी F है तो 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेखीय आवर्धन क्या है, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से व्यक्त करते हैं। देखिए यम बराबर I/O है या V/U। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, O क्या है, वस्तु की लंबाई है, और V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है, वस्तु की दूरी है। ये हमारा हो गया टॉपिक। नेक्स्ट देखिए लेंस की क्षमता हमने पढ़ा। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, जबकि फोकस दूरी किसमें हो, मीटर में हो, जब फोकस दूरी मीटर में होती है तब इसके उल्टे को, व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता P कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अगला देखिए दो समतल परंतु असमांतर पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। इसमें दो समतल पृष्ठ रहेंगे और दोनों किसी कोण पर झुके होंगे और ये पारदर्शी होना चाहिए, मतलब इसके अंदर से प्रकाश आर पार हो जाना चाहिए, तब इसे हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहते हैं। और दोनों के बीच में जो कोण बनता है इसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं, उसे ए से व्यक्त करते हैं। दोनों पृष्ठों के बीच का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। राजस्थान बोर्ड में भी पूछेगा 10 से 12 नंबर। आप लोग ध्यान दे नहीं रहे, बस कमेंट के पीछे आप लोग परेशान है। जितना आप लोग परेशान कमेंट करने के पीछे रहते हैं, अगर उसका 10% भी आप लोग समझने में व्यतीत करते और नोट्स बनाने में, तो आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आता। लेकिन आप लोग आधा टाइम पूरा बस कमेंट करने में बिता देते हैं। अब कुछ लोग रहेंगे सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, मुझे ब्लॉक किए। अरे सबका, अगर आपको लाइव क्लास दिख रहा है, आपके मोबाइल में चल रहा है, आपके सिस्टम में आपका चल रहा है आपका लाइव क्लास, तो मतलब आप जुड़े हैं। अब इसका ये जरूरी है कि आपका नाम ले तभी। देखिए प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन क्या है, देखिए जब प्रिज्म से कोई प्रकाश आपका जाता है तो वो पहले जब प्रिज्म के अंदर जाता है तो कांच में जाता है, तो अभिलंब की ओर झुक कर, देखिए जाना चाहिए था इस दिशा में,
प्रकाश को जाना चाहिए यहाँ पर इस दिशा में, लेकिन ये जा रहा है इस दिशा में घूमकर, अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। फिर जब बाहर जाएगा तो अभिलंब, ये आपका क्या है, अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट जाएगा, तो ये आपतित किरण है और ये बाहर आने वाली किरण है, निर्गत किरण। दोनों के बीच में जो कोण बनता है इसे डेल कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। और जब हम आई का मान बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण का मान कम होता जाता है, घटता जाता है, लेकिन घटते घटते एक ऐसा मान आता है कि उस कम से कम मान के बाद फिर से क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो उस न्यूनतम मान को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण। देखिए अब देखिए न्यूनतम विचलन कोण यही जो अभी हम बताए यही है कि जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता जाता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे विचलन कोण का मान घटता जाएगा, लेकिन घटते 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 एक ऐसा मानेगा कि उसके बाद फिर से बढ़ने लगेगा। तो वो जब से जो सबसे कम से कम मान होता है, न्यूनतम मान होता है, उसी मान को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। अदिति सिंह जी माइनस नहीं होता है, जब फार्मूला रखेंगे अभी डेरिवेशन तो उसमें माइनस आ जाता है। अभी तो हम पढ़ने के लिए बस ये पढ़ेंगे ना कि अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जब उसका फार्मूला डिराइव करेंगे तब आएगा माइनस। अब देखिए ये हो गया हमारा न्यूनतम विचलन कोण। अगला देखिए क्या है, प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र है। तो प्रिज्म के अपवर्तन का देखिए सूत्र क्या है, n बराबर साइन a प्लस डेलियम बटा 2 और साइन a/2। ए क्या है, प्रिज्म कोण है, इसका मान अधिकांश क्वेश्चन में, अधिक से अधिक क्वेश्चन में 60 डिग्री आएगा, 60 अंश। और डेलियम का मान जितना देगा, न्यूनतम कोण जितना क्वेश्चन में देगा। और n क्या है, अपवर्तनांक जो हमको ज्ञात। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखिए क्या है, प्रकाश का देखिए वर्ण विक्षेपण क्या है, जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अलग अलग तरंगदैर्घ्य के 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, बट जाता है 7 रंग में। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसका क्रम क्या होता है, विबग्योर होता है। देखिए विबग्योर आपका ये जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगा तो 7 रंग में विभाजित हो जाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश के कणों द्वारा प्रकाश माध्यम के कण, जिस माध्यम में से प्रकाश जाता है, पास करता है, गुजरता है, उस माध्यम के कण क्या करते हैं, कुछ विशेष रंग के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और अवशोषण करके उन्हें अलग अलग दिशाओं में क्या करते हैं, विक्षेपित कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है, आसमान नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो प्रकाश आता है वो वहीं पे प्रकीर्णित हो जाता है। माध्यम के कण जो जल के अणु है, जल के अणु नीले रंग के प्रकाश को अवशोषित करके उसे पुनः बाहर भेज देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, इसलिए जल नीला दिखाई देता है। जब माध्यम जो धूल उल के कण है वो लाल रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, फैला देते हैं, इसलिए आसमान में जब सूर्य के समय जब सूर्य आता है तो लाल कलर दिखाई देता है। तो ये क्या है, हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन है। अगला क्या है, प्रकीर्णन से संबंधी लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन का नियम है। तो देखिए इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जब देखिए इस नियम के अनुसार किसी कण द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन करने की जो तीव्रता होती है, क्षमता होती है, यह तीव्रता क्या होती है, तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। मतलब ये लैम्डा क्या है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, इसका 4 घात लगा देंगे पावर 4, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसके व्युत्क्रमानुपाती ये होती है मान हमारी। तो ये क्या कहलाता है हमारा, देखिए ये कहलाता है, देखिए हमारा ये होता है, देखिए प्रकाश का क्या कहते हैं हम, प्रकीर्णन का नियम है। तो ये हमारा देखिए जो
प्रिज्म है, प्रिज्म का टॉपिक कंप्लीट। अब हम लोग कल पढ़ेंगे मानव नेत्र, जिसमें मानव नेत्र पढ़ेंगे, मानव नेत्र की संरचना पढ़ेंगे। मानव नेत्र की संरचना पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे उसमें दृष्टि दोष और उसके निवारण पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मानव नेत्र को रिवाइज करके आएंगे। और इसको जितना आप लोग नोट्स बनाते जा रहे हैं कमेंट से, अच्छा देखिए, आप लोग को अगर 90+ लाना है तो आपको एक ही काम करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा कॉपी पर अगर आप नोट्स बनाएंगे तो 2 पेज जाते हैं, और इस 2 पेज को आपको रोज का रोज रिवाइज करना है। अगर आप 2 पेज रोज का रोज रिवाइज कर लेंगे तो एग्जाम में आपको याद रहेगा, याद नहीं करना होगा, तब आपका परसेंटेज अच्छा आएगा 90+। अगर आप अभी नहीं याद करेंगे, एग्जाम के समय पूरा याद करना चाहेंगे, फिर आप